देखो बेटा, फास्फोरस और फास्फोरिक अम्ल है। सबसे पहले हम आपको फास्फोरस के बारे में जो बता रहे हैं, फास्फोरस। अब देखिए, फास्फोरस का प्रतीक क्या होता है? पी। ये किस अवस्था में होता है? पी। अणु अवस्था, परमाणु अवस्था। परमाणु किस अवस्था में होता है? परमाणु अवस्था। परमाणु। अगर अणु अवस्था की बात करेंगे, अणु सूत्र क्या होगा इसका? अणु सूत्र इसका होता है P4। और P से P8 सर, P8 नहीं होता है, P4। अच्छा यस होता है। अब देख बेटा, P4 की अगर संरचना बनाएंगे, अच्छा सर यस सेट होता है। पतंग उड़ाते हैं, पतंग जैसी संरचना इसकी बनती है। ये संरचना बनती है इसकी। इसका परमाणु क्रमांक जो होता है पी का परमाणु क्रमांक होता है 15। और द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? परमाणु क्रमांक 15 होता है, द्रव्यमान संख्या 31 होती है। ठीक है। अगर परमाणु क्रमांक 15 है तो बेटा प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? 15। ठीक है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 15। जबकि न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालेंगे? न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे? द्रव्यमान संख्या को परमाणु क्रमांक से भाग देंगे। अब वो न्यूट्रॉनों की संख्या सूत्र होता है द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक। अब द्रव्यमान संख्या कितनी है? 31 है। परमाणु क्रमांक कितना है? 15 है। कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया? 16 हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि अगर परमाणु क्रमांक जितना होता है, प्रोटॉनों की संख्या उतनी ही होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर कंडीशन आती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर तब होंगी जब परमाणु पर किसी प्रकार का आवेश नहीं होगा। अगर आवेश होगा तो उतने इलेक्ट्रॉन बढ़ या घट सकते हैं। प्लस होगा तो उतने इलेक्ट्रॉन कम होंगे जितने प्लस होगा, माइनस होगा तो उतने इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पर देखो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 15 है। तो इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाए, क्या किया जाए बेटा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाए तो 15 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करेंगे? पहले कोष में कितने जाएंगे? 2 जाएंगे। दूसरे में कितने जाएंगे? 8। बचे कितने? 5। 2 8 5 हो गए। पहले कोष में कितने होने चाहिए? 2 हैं जी। दूसरे कोष में कितने होने चाहिए? 8 हैं जी सर। तीसरे कोष में कितने होने चाहिए? या तो 8 हो या 18 हो, है ना, या 32 हो। है कितने? 5 है। तो बाह्य कोष अपूर्ण है जी सर। तो बाह्य कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है ना। तो इसकी वर्ग संख्या कितनी हो जाएगी? 5। वर्ग संख्या बेटा 5th होगी। ठीक है। और आवर्त संख्या कितनी होगी? 3। आवर्त संख्या कितनी होगी? 3 होगी। ठीक है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना अगर इसकी बनाई जाए तो नाभिक के अंदर कौन रहते हैं? न्यूट्रॉन रहते हैं। और कौन रहता है? प्रोटॉन। न्यूट्रॉन कितने हैं यहाँ पर? 16। प्रोटॉन कितने हैं? 15। पहले नाभिक में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 2। जैसे चाहो इसे दिखा दो। दूसरे में कितने होने चाहिए? 8। तीसरे में कितने होने चाहिए? 8 और 5।
ये बेटा इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना होती है। तो फास्फोरस के बारे में जितना भी था सारी जानकारी आपको मिल गई। ठीक है भैया। फास्फोरस का प्रतीक P होता है, सूत्र P4 होता है, परमाणु क्रमांक 15 होता है, द्रव्यमान संख्या 31 होती है, प्रोटॉनों की संख्या 15 होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी 15 होगी, न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होता है द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक होता है। तो द्रव्यमान संख्या 31 है, परमाणु क्रमांक कितना है 15, तो 31 से 15 निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया तो 2 8 5 हुआ, वर्ग संख्या कितनी आई 5 आई, आवर्त संख्या 3 आई। जान पाए 3 कहाँ से आती है? 3 पदों स्टेप में हुआ ना। ठीक है। अब बेटा फास्फोरस की उपस्थित आती है, उपस्थित आती है तो ये सिर्फ किसके रूप में मिलता है? फास्फाइड रूप में। फास्फाइड रूप में ही पाया जाता है। फास्फाइड ना कहकर इसको फास्फेट करिए, फास्फेट रूप में ही पाया जाता है। पहला होगा फास्फोराइट, फास्फोराइट का सूत्र होता है Ca3PO4 का होल ट्वाइस। दूसरा है क्लोरोएपेटाइट, क्लोरोएपेटाइट, ये क्या होगा 3Ca3PO4 का होल ट्वाइस इंटू 2CaCl2। ठीक है। अगला होगा फ्लोरोएपेटाइट, फ्लोरोएपेटाइट 3Ca3PO4 का होल ट्वाइस इंटू CaF2, 2CaF2। ये 3 तरीके से पाया जाता है। और जो फास्फोराइट बेटा होता है ये क्या होता है? हड्डी की राख। हड्डी की क्या होती है? हड्डी की राख होती है। और हड्डी की राख को हम क्या कहते हैं? फास्फोराइट कहते हैं। इसके अतिरिक्त फास्फोरस कहाँ पाई जाती है? जंतुओं के मस्तिष्क में। मस्तिष्क में फास्फोप्रोटीन के रूप में, फास्फोप्रोटीन के रूप में। हड्डियों में पाई जाती है, हड्डियों में, दांतों में। पहले क्या होता था, जो शमशान घाट होते थे तो वहां पर जो मुर्दा फूंका जाता था तो कहते थे वहां से रात में चिंगारियां निकलती हैं। वो चिंगारियां क्या, जो तुम्हारी मांस जल जाता है, और जो हड्डी बचती हैं उनके अंदर फास्फोरस पाई जाती है। जो फास्फोरस रात में जो होती है इसमें एक विशेष चमक होती है। क्या होती है? विशेष चमक होती है। और विशेष चमक के कारण वही चमक दिखती है तो कहते हैं वो चमक उत्पन्न कर रहा है वहाँ पर। तो लोग जहाँ पर शमशान घाट होता है वहाँ से निकलना पसंद नहीं करते रात में। तो उनका मुर्दों का कोई दोष नहीं होता है, उनकी हड्डियाँ होती हैं, उनके अंदर फास्फोरस पाई जाती है, उसमें स्फुरदीप्ति की क्षमता होती है, तो चमक उत्पन्न करती है। हम तो नहीं मानते फिलहाल। हमारे को नहीं हम तो देखे हो हमारे भैया पावला है, मतलब सही बात है। तो देखे कैसे हो गए? पता तो चल ही जाता है।
तंत्रिका ऊतकों में। इसके अलावा कहाँ पाया जाता है? पौधों में पाया जाता है। देखिए बेटा ये उपस्थित इसकी है, वह जो फास्फोरस है वो फास्फेट रूप में मिलती है। फास्फोराइड जिसे हड्डी की राख कहते हैं उसके रूप में पाई जाती है, जिसका सूत्र होता है CH3PO4 का होल ट्वाइज। क्लोरोएपेटाइड के रूप में भी मिलती है, जिसका सूत्र होता है 3CH3PO4 का होल ट्वाइज इंटू CaCO2। क्लोरो लिखा है तो Cl जुड़ गई आकर, अब फ्लोरो लिखा है तो CF2 जुड़ गया आकर, है ना, सूत्र वही हुआ। इसके अलावा हमारे शरीर में, जंतुओं के शरीर में, जंतु में हम भी आते हैं, गाय भैंस बकरी सब आती हैं, तो जंतुओं के शरीर में भी उनके मस्तिष्क में फास्फोप्रोटीन के रूप में पाई जाती है। हड्डियों में भी पाई जाती है। दांतों की जो चमक होती है, कुछ लोगों में दांत बहुत चमकते हैं, उनमें भी यही होती है। तंत्रिका ऊतक होते हैं, नर्वस सिस्टम जिसे कहते हैं, जो पैर के तलवे में होते हैं, इसलिए इसकी खाल बड़ी मजबूत बनाई गई। पूरा नर्वस सिस्टम कहाँ होता है? तलवे में होता है। इसलिए जिनका बीपी डिस्टर्ब होता है तो कहा जाता है कि धूप में नंगे पैर चलो। धूप जब खिदेगी नर्वस सिस्टम क्या होगा? वो तेज हो जाएगा, है ना, उसमें क्या होगा? उद्दीपन होने लगेगा और उद्दीपन से तेज हो जाएगा। तो वही से इसलिए सुबह कहा जाता है कि और फिर तंत्रिका ऊतकों में उसके अलावा पोषक भी पाई जाती है। फास्फोरस बनाने की दो विधियां हैं, एक बेटा आधुनिक विधि है, एक कौन सी है? पुरानी विधि है। तो हम सबसे पहले आपको पुराना प्रक्रम लेकर चलते हैं। पुराना प्रक्रम भी हड्डी की राख से ही बनता है और नया प्रक्रम में भी फास्फोरस हड्डी की राख से ही प्राप्त होती है। जो हड्डी होती हैं इनको एकत्र कर लिया जाता है और एकत्र करने के बाद इनको एक रिटार्ड में भरकर इतना गर्म किया जाता है कि ये राख बन जाती है। इतना टेम्परेचर होता है 4000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो उन पर क्या होता है, ये हड्डियां जो है राख बन जाती हैं और इस राख के बुरादे को हम क्या कहते हैं? फास्फोराइड कहते हैं। इतना हो गया कंप्लीट है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उतार लिया करो, ठीक है। आप कह दिया करें, थोड़ा रुक भी जाया करेंगे। तुम लोग इसी के इंतजार में तो बंद कर दो। अभी रुक जाओ। की निर्माण बेटा इसके द्वारा आपको बताते हैं। सफेद फास्फोरस का निर्माण होता है। जैसे सफेद टी शर्ट है सस्ती वाली, उसको लगातार धुलते रहो तो वो पीली पड़ जाती है। ऐसे ही सफेद फास्फोरस पीली हो जाती है। तो सफेद और पीला एक ही नाम है, दो पर और बना लेना। सफेद फास्फोरस के निर्माण की विधियां बेटा दो विधि हैं। एक है पुराना प्रक्रम और दूसरा क्या है? आधुनिक प्रक्रम। दोनों सरल हैं। पुराने प्रक्रम में क्या करते हैं? देखो साइड में बता रहा हूँ, ये हड्डी की राख है। इसको शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं। हड्डी की राख को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो एक चाशनी जैसा गाढ़ा पदार्थ प्राप्त होता है, जिसे क्या कहते हैं? आर्थोफास्फोरिक अम्ल कहते हैं। अभी बता देंगे, रिएक्शन से बताएंगे। आर्थोफास्फोरिक अम्ल कहते हैं। इसमें क्या होता है? थोड़ा गाढ़ा होता है। इसको ठोस करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको गर्म कर देंगे। गर्म करने पर यहाँ से जल निकल जाएगा। जल निकाल दो इस सूत्र में से। कितना बचा? PO3। ये बेटा ये आर्थोफास्फोरिक अम्ल, आर्थोफास्फोरिक एसिड, ठीक है भैया। जितना 60 पढ़ पाओ उतना बेहतर है। ये यहाँ जल निकल गया तो HPO3 बचा, जिसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? मेटा
फास्फोरिक एसिड। अब मेटाफॉस्फोरिक एसिड में हम क्या मिला देंगे? कोक मिला देंगे। कोक क्या करेगा? इसके अंदर की नमी को अवशोषित कर लेगा। अब यहाँ देखिए, कोक को मिलाकर मिश्रण को हम क्या करेंगे? गर्म करेंगे। कार्बन को जब गर्म किया जाता है, वहां पर ऑक्सीजन की सीमित मात्रा अगर हो तो क्या बनता है? सीमित मात्रा CO क्या? CO CO बनता है। कार्बन की सीमित मात्रा तो CO बना देगा और साथ में क्या निकाल देगा? हाइड्रोजन H2O निकलेगा। अब इनको संतुलित कर लो, साथ में बनेगी बेटा P4 बनता है। प्रतीक नहीं बनता है, परमाणु नहीं बनता, अणु बनता है। P4 बन गया। अब यहाँ 4 से गुणा करते हैं तो यहाँ कितने से हो जाएगी? 2 से हो जाएगी। बस हो गया। कार्बन देखना है, ऑक्सीजन जाती है 12 हो गई, यहाँ 2 दूनी 4, यहाँ 10 कर दो, 10 यहाँ कर दो। तो बेटा हड्डी की राख को सांस सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्या करते हैं? हम गर्म करते हैं। ठीक है, गर्म करने पर एक हमें चाशनी जैसा सफेद, चाशनी जैसा गाढ़ा पदार्थ प्राप्त होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल कहते हैं। और आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल को अगर हम गर्म करते हैं तो जल क्या हो जाता है? वाष्पित हो जाता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है? मेटाफॉस्फोरिक अम्ल। मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में कोक मिलाकर उसे उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो सफेद फास्फोरस प्राप्त होती है। देखो रिएक्शन, देखो यहीं पर से शुरुआत करते हैं। हड्डी की राख का सूत्र था CA3PO4 का होल्ड। तुम्हें ये बनाना सिर्फ है, तुम्हें ये रिएक्शन तो कभी पूछी नहीं जाएगी। तुमसे पूछा जाएगा कि हड्डी की राख को सांस सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है? आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल। यह इसे आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल कहते हैं और फास्फोरिक अम्ल भी कहते हैं। तो ये फास्फोरिक अम्ल की बनाने की विधि हो गई है। और कभी कभी पूछ जाता है कि आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल को गर्म करते हैं तब क्या होता है? तो आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल को गर्म करते हैं तो क्या बनता है? मेटाफॉस्फोरिक अम्ल बनता है। ठीक है, हाँ। तो ये देखिए, हड्डी की राख, तुमसे कोई रिएक्शन नहीं पूछेगा, बोर्ड परीक्षा तो पूछेगा ही पूछेगा, लेकिन कंपटीशन में नहीं पूछेगा। प्लस क्या होगा? H2SO4। और ज्यादातर इसकी जानते हो, अभी तक कोई विधियां आई ही नहीं। अभी तक तो मंसाल हमने बहुत बार करवाया है, अभी तक कोई इंटर में नहीं विधियां हो सकती आ जाए। ऐसे लिखना है तुम्हें, हड्डी की राख को सांस सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल, चाशनी जैसा आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल प्राप्त होता है। साथ में रॉ मटेरियल्स भी प्राप्त होंगे, उनको नहीं बताना होगा। फिर क्या होगा? प्राप्त आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल को हम गर्म करते हैं तो जल वाष्पित हो जाता है और मेटाफॉस्फोरिक अम्ल बनता है। और मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में कोक मिलाकर, ठीक है, उसे उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो क्या मिल जाता है बेटा? सफेद फास्फोरस हो जाती है। इतना लिखना है तुम्हें, आएगी तो 6 नंबर में आएगी। फिर से देखो, हड्डी की राख को सांस सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है? आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल बनता है, जो एक चाशनी जैसा होता है। जल में क्या होता है? अधिक विलय नहीं होता है। छोड़ो उसको, रहने दो बोलने को। हाँ, हड्डी की राख को सांस सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर क्या बनता है? आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल बनता है। और प्राप्त आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल को हम गर्म करते हैं तो जल वाष्पित हो जाता है, बनता है मेटाफॉस्फोरिक अम्ल। मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में कोक मिलाकर उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो फास्फोरस, सफेद फास्फोरस प्राप्त होती है। आजकल इस विधि का उपयोग नहीं करते हैं, ये तो तुम्हें बता दिया है। ठीक है, तुम्हें वहां लिखना नहीं, आजकल इसका उपयोग नहीं करते हैं। तो बताओ सुनील कुमार, कैसे बताएंगे? अगर आ जाए तो लिख लोगे इससे? इसीलिए ये तुम्हारे बना दिया मैंने। इतना सब कुछ तुम्हें क्या कर रहा, बोलो था। हाँ बोलो। जब सब हड्डी की राख को सांस सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब गर्म करते हैं तो सर एक अवक्षेप प्राप्त होता है 3PO4। ठीक है सर। अब सर इसको सर जब गर्म करते हैं तो जल वाष्प हो जाता है सर और मेटाफॉस्फेट बनाता है। और जब इसे सर कोक पर गर्म करते हैं तो सर अवक्षेप प्राप्त। चलो कोशिश बढ़िया से बोलो सर। हड्डी की राख को सांस सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल प्राप्त होता है।
जब सर आर्सो को गर्म करते हैं तो जल वाष्पित हो जाता है सर, अमीनो फास्फेट एसिड बनता है।